देखिए, जितनी भी चीज़ें मैंने अभी तक आप लोगों को दी है, चाहे वीडियो के फॉर्म में दी है, चाहे ई बुक के फॉर्म में दी है, चाहे मैंने आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में दिया है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। स्किप एक भी चीज को मत करिए, एक सिंगल क्वेश्चन को आप स्किप मत करिए। मैं बस यही एडवाइस दूंगा। अगर आपको प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर करना है, आरआरबी पीओ का नेक्स्ट एग्जाम, या फिर आपको मेंस का एग्जाम एसबीआई पीओ का क्लियर करना है, किसी भी चीज को स्किप मत करिए। एसबीआई पीओ मेंस के लिए तो मैंने पूरा बता दिया है वीडियो में, लेकिन जो लोगों का भी प्रीलिम्स एग्जाम नहीं क्लियर हुआ है उनके लिए स्टार्टिंग के 10 मिनट की वीडियो है। अब स्टार्टिंग का 10 या 12 मिनट जो भी है, अब उसको पूरा अच्छे से सुनिए, देखिए कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपको। ठीक है दोस्तों, चलिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो चलिए, प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है एसबीआई पीओ का। काफी ज्यादा सरप्राइजिंग रिजल्ट है इस बार। सबसे पहले तो उन सारे लोगों को कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों का प्रीलिम्स का एग्जाम क्लियर हो गया है। और आप लोगों को तो मैं स्ट्रेटजी बताऊंगा ही मेंस एग्जाम के लिए कैसे आप लोगों को प्रिपेयर करना है। सबसे पहले उन लोगों की बात करता हूँ जिनका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकल पाया, चाहे कितने भी मार्क्स से आपका प्रीलिम्स एग्जाम नहीं निकला हो, बट ओवरऑल आपका सिलेक्शन तो नहीं हुआ प्रीलिम्स एग्जाम में। तो अब आपको उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है कि वो मेरा क्यों नहीं हुआ। आपको सिर्फ ये सोचना है कि कंपटीशन का लेवल क्या जा रहा है आज के डेट में। अब आप देख लो, अब ऐसा नहीं रह गया है कि आप हाई अटेम्प्ट करके ही सिलेक्शन ले पाओगे। अब आपको हाई अटेम्प्ट भी रखना पड़ेगा और साथ में एक्यूरेसी भी मेंटेन करनी पड़ेगी। क्योंकि जो लोगों का भी सिलेक्शन हुआ है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 72 मार्क्स सिर्फ अटेम्प्ट किया, सिर्फ 72 मार्क्स अटेम्प्ट किया, और 71 कट ऑफ हो गया है, और 71 उनके मार्क्स आए हैं, या फिर 71.5 आया है। मतलब 0.5 मार्क्स उनका रिड्यूस हुआ है। तो आप समझ के रखो कि उनकी एक्यूरेसी कितनी अच्छी है। स्पेशली इंग्लिश की एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो गई है उनकी। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनकी एक्यूरेसी की वजह से सिलेक्शन हुआ है प्रीलिम्स एग्जाम में। अब उन वो लोग जिनका नहीं हुआ है उनके लिए एक अच्छी चीज ये है कि आपके पास कोई टेंशन नहीं है अभी अगले 30 दिन तक। टोटल 32 to 33 डेज है आरआरबी पीओ के लिए। आपके पास ये नेक्स्ट जो 30 डेज है बिल्कुल सुकून भरे हैं। कोई मेंस का एग्जाम नहीं है, किसी भी चीज का एग्जाम नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है अपने प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर, आरआरबी पीओ के प्रीलिम्स एग्जाम के ऊपर। आप ये मान के चलिएगा, पहले ये बता दूं, वैकेंसी बहुत कम है आरआरबी पीओ में। तो बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर के मत चलिएगा कि नहीं मेरा तो होना ही है, ऐसा भी मत लेकर चलिएगा। पॉजिटिव रहिएगा कि मतलब अपना बेस्ट दे करके आएंगे। क्योंकि कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा हाई जाएगा, इतना मेरे को अभी से पता है। क्योंकि एसबीआई पीओ में 2000 सीट होने के बावजूद कट ऑफ 70 बन गया है। तो आप मान के चलो, अगर आपके स्टेट में 100 50 60 वैकेंसी है तो कट ऑफ तो उसी हिसाब से जाएगा ऑलमोस्ट। तो मैं यही बोलूंगा कि आपके पास 30 डेज है। 30 डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सीखना है। आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है और आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। मतलब आप किसी एक सेक्शन को 20 मिनट दीजिए, किसी एक सेक्शन को आप 25 मिनट्स दीजिए। जो भी सेक्शन आपका मतलब कमांड ज्यादा है, जिस सेक्शन पे आपको आपको उस पे आप 20 मिनट इन्वेस्ट करिए, और जिस सेक्शन में थोड़ा कम है पिछले वाले से उसमें आप 25 मिनट्स दीजिए। पजल की अगर मैं बात करूं, मतलब सॉरी रीजनिंग की अगर मैं बात करूं, पजल ही निकलता है रीजनिंग बोलने के साथ, मतलब पजल का वेटेज बहुत ज्यादा है। तो रीजनिंग की अगर मैं बात करूं तो आपको पजल जो बनाने की स्पीड है उसको इस तरीके से मेंटेन करना पड़ेगा इन 30 डेज में कि 3 से 3.5 मिनट में आपका पजल बनना चाहिए। और जितने भी इजी वाले पजल होते हैं ना, आप इजी वाले पजल की ही प्रैक्टिस करिए अभी। मॉडरेट या इजी, इजी या मॉडरेट, हार्ड वाले के लिए अभी छोड़ दीजिए। अभी 30 डेज में आप हार्ड वाला करोगे टाइम वेस्ट होगा आपका। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, डेली बेसिस पे 15 16 20 पजल आप बनाइए, तो आपकी स्पीड बनेगी। मॉक टेस्ट दो दो देना चालू करिए आज से। अब एक मॉक टेस्ट से काम नहीं चलेगा। 30 दिन बचा हुआ है, आप एक एक मॉक टेस्ट से क्या करोगे। स्पीड बढ़ाना है, 2 मॉक टेस्ट डेली दीजिए, दोनों मॉक टेस्ट का डेली एनालिसिस करिए। मान के चलिए 4 4 पजल आ रहा है तो 8 पजल तो आपके मॉक टेस्ट सही हो जाएंगे। उसके बाद जो मैंने आपको डेली बेसिस वाले पे दिया है वहां से आप 3 3 4 4 पजल करना चालू कर दिए, तो 12 12 13 13 पजल आपके डेली बेसिस पे हो जाएंगे। तो आराम से पजल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पजल आराम से आपका निकल जाएगा। और जो ई बुक्स मैंने प्रोवाइड किया है आपको पजल मेनिया वाला, पजल मेनिया में जो इजी इजी वाले पजल है उन सारे पजल को आप बना लीजिए। ठीक है। और मिसलिनियस चैप्टर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए, खासकर रैंकिंग वाला चैप्टर, सीरीज वाला चैप्टर। ये सारे चैप्टर फेवरेट है आरआरबी पीओ के लिए। और वो चैप्टर जो मतलब काफी ज्यादा जिनकी प्रोबेबिलिटी होती है आने की, जैसे सिलोलिज्म, इनइक्वालिटी, इन सारे चैप्टर को तो बिल्कुल एकदम
कमांड कर लीजिए कि मतलब एग्जाम में आ जाए तो क्वेश्चन गलत होना नहीं चाहिए। तो रीजनिंग में आप अपना पूरा फोकस करिए कि मेरे को 35 में 35 अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि रीजनिंग में आप मार्क्स लूज करने का कोई चांसेस नहीं बनता। रीजनिंग इजी है कंपेयर टू क्वांट। बहुत लोगों का रीजनिंग थोड़ा मतलब कम होगा क्वांट से, तो उन लोगों के लिए 30 स्कोर रखना चाहिए, उन लोगों को 30 फोकस करना चाहिए। और जिन लोगों का रीजनिंग अच्छा है उन लोगों को 35 फोकस करना चाहिए। क्वांट की बात करता है तो क्वांट में 30 से नीचे आप सोच के भी मत जाना, क्योंकि इससे नीचे का क्या होगा, नहीं होगा आरआरबीपीओ में आपका। मिनिमम आपको 65 अटेम्प्ट तो करना ही पड़ेगा वहां जाने के बाद, उससे ऊपर बढ़ाओगे तो ही चांसेस ज्यादा बनता है। क्वांट की बात करूं तो क्वांट में 2 डीआई आएगा। वो दोनों डीआई बहुत इजी होते हैं, बहुत इजी होता है। मतलब एसबीआई पीओ में जो इस बार आया था, क्योंकि इस बार का एग्जाम इजी हुआ था, ऑलमोस्ट सेम लेवल का आएगा आपको आरआरबी पीओ में जो डीआई आएगा। थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकते हैं, वो मैं भी बोल रहा हूँ, थोड़ा कैलकुलेटिव हो सकता है, तो वो प्रीलिम्स लेवल का ही होगा। डीआई डेली बेसिस पे आप 10 5 6 6 6 7 7 करना चालू कर दीजिए डेली बेसिस पे। और इसकी बात करता हूँ मैं आपको मिसलिनियस चैप्टर की। तो मिसलिनियस चैप्टर पूरा खत्म कर लीजिए, कुछ भी मत छोड़िए। अगर आप दो दो वीडियो भी देख लोगे ना, जितने मैंने प्रोवाइड किए हैं, दो दो स्टार्टिंग के 2 वीडियोस भी अगर आप देख लोगे तो आपका अर्थमेटिक के कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अगर आप पूरे वीडियोस नहीं भी देखना चाहते हो अभी, क्योंकि बहुत कम टाइम बचा हुआ है, तो बहुत सारा वीडियोस देख करके भी नहीं होगा काम, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी है जो मेंस एग्जाम के लिए है, सिर्फ रिलेवेंट है। तो उनको अभी आप मत देखो, जिन लोगों को आरआरबी पीओ को फोकस करना है। अभी आप सारे प्रीलिम्स लेवल के सारे वीडियोस खत्म कर दो, आप खुद देखोगे वीडियो, आपको समझ में आ जाएगा कि उसका लेवल क्या है। इजी इजी वाले सारे वीडियोस देख लीजिए सारे चैप्टर के। एटलीस्ट इन 3-4 दिनों में आप सारे वीडियोस खत्म कर लीजिए सारे चैप्टर के। उसके बाद प्रैक्टिस पे जुड़ जाइए, क्योंकि होता क्या है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आया आरआरबी पीओ के पेपर में, और अगर इनइक्वालिटी आ गया क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला, आने के चांसेस कम है लेकिन आ भी सकता है, कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि इस बार मतलब वैकेंसी कम है तो वो लोग कुछ भी मतलब कर सकते हैं। जैसे एसबीआई ट्विस्ट करता है, हार्ड एग्जाम 1 साल लेता है, 1 साल एकदम इजी कर दे रहा है, तो कुछ भी हो सकता है ना। आरआरबी पीओ में भी हो सकता है इस बार हार्ड कर दे, क्योंकि क्योंकि उनको तो कम करना है ना नंबर को, तभी तो वो लोग मेंस एग्जाम में कम लोगों को बुलाएंगे। तो वही क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 अगर आ गया तो 5 मार्क्स के वो आ जाएंगे, अर्थमेटिक के 5 ऑलरेडी आते हैं, तो 5 5 10 मार्क्स तो यहीं पे हो गया आपका। बचे हुए आपके रहे 25 मार्क्स, तो जिसमें 2 डीआई होगा तो 10 मार्क्स वो हो गया, और 5 मार्क्स का या तो सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, नहीं तो नंबर सीरीज आ जाएगा। किसी शिफ्ट में अप्रोक्सीमेशन आएगा, किसी शिफ्ट में नंबर सीरीज आएगा, ऐसे करके शिफ्ट चेंज होता रहेगा। अगर क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 नहीं आया तो या तो नंबर सीरीज आएगा आ जाएगा, साथ में सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन आ जाएगा, नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा और नंबर सीरीज या सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन। मतलब मान के चलिए कि यही 3 चैप्टर, सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन नंबर सीरीज, ये 3 चैप्टर आप बहुत अच्छे से कमांड कर लो, डीआई डेली बेसिस पे आप कमांड कर लो, और अर्थमेटिक के सारे चैप्टर के बेसिक कंसेप्ट क्लियर कर लो, ताकि जो सर्वेश कुमार लेवल 1 के जो क्वेश्चन होते हैं ना, एटलीस्ट अगर आप वही बस करके चले जाओगे ना, अब आर एस अग्रवाल अभी के लिए छोड़ दो, आप सिर्फ सर्वेश कुमार वर्मा लेवल 1 करके बस चले जाओ, अगर उतना ही अगर आप करके चले जाते हो ना, प्रीलिम्स एग्जाम में एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा पॉइंट में। तो ये बात हो गई उन लोगों के लिए जिन लोगों का एग्जाम खराब हुआ और जिन लोगों का नहीं हो पाया एसबीआई पीओ में। तो बिल्कुल भी होप लूज करने की जरूरत नहीं है, 1-2 मार्क्स की वजह से बहुत लोगों का नहीं हुआ है, और इतना ज्यादा कट ऑफ जा रहा है, मैं खुद नहीं बोल सकता हूँ कुछ कि आपका परफॉर्मेंस खराब है या पढ़ने में नहीं अच्छे हो, क्योंकि इस पे तो प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता ना। अगर आप 68 मार्क्स अगर स्कोर किए हो और कट ऑफ 71 है इस बार, अगर पिछले साल की कंपेयर करो तो पिछले साल 54 था कट ऑफ, तो 54 से 68 बहुत बड़ा आपके लिए अचीवमेंट है। और जब इतना इजी पेपर हो जाता है प्रीलिम्स का एग्जाम, तो वहां पे फिर सिर्फ और सिर्फ स्पीड ही मैटर करता है, वहां पे आपके कंसेप्ट भी मैटर नहीं करते हैं। और स्पीड पूरा डिपेंडेंट होता है आपके प्रैक्टिस के ऊपर, आपने कितनी ज्यादा प्रैक्टिस की है। जितनी, देखो सिंपल सी बात है, जितनी बार आप किसी रास्ते, कोई रास्ता मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ से यहाँ तक का डेस्टिनेशन ये तरीका है जाने का, आप अगर डेली, जैसे फर्स्ट डे मैंने आपको दिखाया, सेकंड डे में हो सकता है थोड़ा कंफ्यूज हो जाओ, थर्ड डे में भी आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाओगा, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है तो, लेकिन जब बार बार उसी रास्ते पे ट्रेवल कर लोगे ना, फिर आप आंख बंद करके भी उस रास्ते से निकल जाओगे और आप डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे। तो यही चीज होता है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते करते ऑटोमेटिक हो जाता है यार। डेली बेसिस पर अगर आप 10 पजल कर रहे हो, 15 दिन में आपका पजल के ऊपर कमांड हो जाएगा। मैं सच बात बता रहा हूँ, बस शिद्दत के साथ करने की जरूरत है, चीजों को सीखने की जरूरत है, बार बार डाउट पूछने की जगह खुद से डाउट क्लियर करने की जरूरत है। इतना ही चीज चाहिए और कुछ नहीं चाहिए प्रीलिम्स एग्जाम को क्लियर करने के लिए। और ज्यादा टेंशन लेके एग्जाम देने नहीं जाना है कि नहीं मेरे को तो ये एग्जाम निकालना ही है,
नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएंगे, ये सब चीज नहीं। टेंशन फ्री होके एग्जाम देने जाइए, क्योंकि लास्ट दिन तक आप बहुत मेहनत करोगे, एग्जाम से एक दिन पहले तक आप पूरा जी तोड़ मेहनत करोगे, और एग्जाम के दिन जाकर के कुछ डिस्टरबेंस हो गया एग्जाम में, मान लीजिए आप एग्जाम सेंटर पे गए, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो हो सकता है उस वजह से आपका एग्जाम का परफॉर्मेंस खराब हो जाए। तो बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए इन सब चीजों के लिए, अगर रिजल्ट खराब हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हो सकता है वो दिन आपका नहीं था। अरे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारा ऐसा एग्जाम्पल है जिन लोगों का प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर हो जाता है, मेंस भी क्लियर हो जाता है, इंटरव्यू तक वो दे के चले आते हैं, लेकिन मेंस एग्जाम में कुछ ऐसा हो जाता है जिस वजह से उनका स्कोर खराब हो जाता है और उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं होता। तो क्या वो पढ़ने वाले नहीं है? उनका वो डिजर्व नहीं करते हैं? वो भी डिजर्व करते हैं। आज नहीं तो कल उनका भी एग्जाम क्लियर होना है। 2 साल लग गया, 3 साल लग गया, 4 साल से हो रहा है, ये सब पे फोकस मत करिए। वो टाइम जब आपका आएगा तो जरूर होगा आपका। तो हाँ, अब आप लोगों का तो खत्म हो गया, ठीक है। अब आप लोगों का खत्म हो गया, अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जिन लोगों का ऑलरेडी एसबीआई पीओ का प्रीलिम्स क्लियर हो गया और एसबीआई क्लर्क भी निकल ही जाएगा, क्योंकि जब प्री क्लियर हो गया आपका पीओ का तो क्लर्क तो होगा ही होगा। नहीं भी होता तो कोई फर्क नहीं पड़ता यार, पीओ के लिए तो तैयारी कर ही लोगे, अब तो वो क्लर्क में काम आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे क्वांट का। क्वांट इसलिए मैंने पहला सेक्शन भी बनाया है। क्वांट में क्या करिए, अभी से लेकर के अभी तुरंत से, सबसे पहले तो आप डीआई के बारे में भूल जाइए कि डीआई की प्रैक्टिस करनी है। अभी आपको डीआई का प्रैक्टिस नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक चैप्टर के कंसेप्ट क्लियर करने हैं। ये अगले 5 दिनों में ना सिर्फ आपको अर्थमेटिक चैप्टर के कंसेप्ट बस क्लियर कर लेने हैं। एक बार अर्थमेटिक चैप्टर का आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिया, फिर जैसे ही आप डीआई करोगे ना, चैप्टर बेस्ड डीआई, ऑटोमेटिक आपका वो सारे डीआई आप करना चालू कर दोगे, क्योंकि उसमें कुछ नया चीज नहीं होता है। डेटा को देखना होता है, कंसेप्ट को यूज करना होता है, बनाना होता है। जरूरी नहीं सारे डीआई आप कर ले जाओगे। जैसे अगर आप ओली बोर्ड का मॉक टेस्ट देते हो मेंस एग्जाम के लिए, लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन देखने के लिए, तो ओली बोर्ड का काफी ज्यादा स्टैंडर्ड होता है, काफी ज्यादा हार्ड होता है क्वेश्चन। तो अगर 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं डीआई के उस मॉक टेस्ट में, तो अगर एक भी अगर आप क्रैक कर ले रहे हो पूरे तरीके से, तो मोर देन एनफ है। क्योंकि एग्जाम में भी अगर एक डीआई और एक या दो पजल अगर आप करके चले आते हो, मिसलिनियस के 1-2 क्वेश्चन कर लेते हो, तो आराम से आपका क्वांट और डीआई निकल जाएगा। मेन जो नंबर उठता है ना, मेंस के एग्जाम में जो नंबर स्कोर किया जाता है, ये मेरे मेरे दिमाग में भी ये चीज था कि क्वांट और रीजनिंग में बहुत अच्छा करेंगे तो हो जाता है। नहीं, मेंस एग्जाम के लिए सिर्फ 2 सब्जेक्ट मैटर करता है। आरआरबी पीओ में तो कंप्यूटर भी मैटर करता है, लेकिन बाकी सारे एग्जाम में सिर्फ 2 सब्जेक्ट, जीके और इंग्लिश। जीके जो है, अगर उसमें आपका 10 मार्क्स में हटा देता हूँ, जितना भी हाई स्कोर होता है जीके का, अगर 50 मार्क्स का पेपर होता है या 40 का होता है, तो अगर 40 में 10 नंबर हटा भी देता हूँ, अगर आप 30 भी करके चले आते हो, या 50 का होता है तो अगर आप 40 भी करके चले आते हो, और आपके अगर 5 नंबर मान लो काट भी देता हूँ, निगेटिव में कर देता हूँ, अगर 35 या 25 भी अगर आ जाता है, तो भी बहुत अच्छा स्कोर है जीके का, काफी अच्छा स्कोर है। और इंग्लिश की बात करता हूँ, इंग्लिश में अगर आप आरसी के ऊपर कमांड कर लेते हो, सिर्फ आरसी के ऊपर अच्छे से कमांड कर लेते हो, 2 आरसी आएंगे 10-10 मार्क्स के, 20 मार्क्स आपके पूरे सॉलिड निकलते हैं वहां से। तो 20 मार्क्स में अगर मान लो चलो 1-2 क्वेश्चन गलती भी हो जाता है, मान लो थोड़ा सा टोन वोन में प्रॉब्लम हो गया, तो मान के चलो 15-16 मार्क्स तो आपके आराम से आरसी से आ जाएंगे। उसके बाद जो बाकी सेक्शन आते हैं वो भी इजी ही होते हैं, क्योंकि कंपेयर टू आरसी काफी इजी होते हैं बाकी सेक्शन। तो बाकी सेक्शन में बस आपको अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान देना है, कि वोकैबुलरी को इलिमिनेट कैसे करते हो, जो आपको दिया हुआ है अप्रोप्रिएट वर्ड आप यूज कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। मान के चलिए इंग्लिश में अगर आप 50% भी स्कोर कर लेते हो ना, जितने का पेपर है 50% भी अगर आप स्कोर कर लेते हो, तो वो भी काफी अच्छा स्कोर है। वो और जीके ये दोनों जुड़ गया ना आपका, समझ लो डिसाइडिंग फैक्टर है ये आपका मेंस में सिलेक्शन के लिए। और क्वांट में आपको क्या करना है, एक डीआई बनाना है पूरे अच्छे तरीके से 100% एक्यूरेसी के साथ, सिर्फ एक डीआई। एक डीआई अब मान के चलो कि एक डीआई तो मेरे को करना ही पड़ेगा एग्जाम में। तो इसीलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अर्थमेटिक चैप्टर जब आप करोगे, तो किसी एक चैप्टर या किसी 2 चैप्टर को अगर आप स्किप भी कर देते हो अभी की डेट में, क्योंकि इतना कम टाइम में तो सब कुछ तो नहीं कवर कर पाओगे, अगर 1-2 चैप्टर अगर आप इग्नोर भी कर देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेंस एग्जाम में आपको। जैसे मान लीजिए प्रोबेबिलिटी चैप्टर है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर है, या फिर मेंसुरेशन चैप्टर है, अगर इन 3 चैप्टर को आप छोड़ भी देते हो, बाकी जो जितने चैप्टर है अगर उनको ही खाली आप करके चले जाते हो अच्छे से, तो आराम से आपका मेंस एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज्यादा चैप्टर को ना फोकस करके कम चैप्टर को भी अगर आप फोकस करते हो, तो चांसेस ज्यादा बनते हैं आपके, क्योंकि ज्यादा चैप्टर को फोकस करोगे और सही से नहीं कंसेप्ट क्लियर हो पाएंगे सारे चैप्टर के, तो फिर डीआई नहीं आप अप्रोच कर पाओगे।
वो एक भी करोगे वो भी गलत हो जाएगा। तो बेस्ट रहेगा मेरे हिसाब से कि कुछ चैप्टर जो आपको हार्ड लगते हैं, सबका अपना अपना एरिया होता है। जैसे मेरे से पूछो तो मुझे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी थोड़ा कम लगता है बाकी के कंपेयर में, तो मैं इन दोनों चैप्टर को स्किप करके जाऊंगा अगर मैं जाऊंगा मेंस का एग्जाम देने के लिए। और मेंसुरेशन का चैप्टर है, तो मेंसुरेशन के चैप्टर में अगर बेसिक वाला आता है वो तो सिर्फ प्री में आता है तो वो तो हो ही जाता है, लेकिन जो इसमें आता है मेंस एग्जाम में वो होता बहुत ईजी है, वो होता बहुत ईजी है, लेकिन कंसेप्ट नहीं क्लियर होता लोगों का, इसलिए वो गलत हो जाता है। तो मेरे हिसाब से मेंसुरेशन करके जाना चाहिए, लेकिन अगर आपको हार्ड लगता है तो आप स्किप कर दो। और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 यहाँ पे लेवल अच्छा मिलेगा आपको। मतलब आपको क्या करना है मैं बता देता हूँ। आप क्या करिए, सबसे पहले आप अपने दिमाग में ये चीज डाल लीजिए कि इसकी अगर ये चीज हम नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। प्रीलिम्स हो भी गया क्लियर तो कोई फायदा नहीं, मींस फिर आपका नहीं होना है। अर्थमेटिक, ठीक है, मैं क्वांट की सिर्फ अभी बात कर रहा हूँ, आगे मैं बताऊंगा बाकी चीजों के ऊपर, ठीक है। अर्थमेटिक, इसके लिए क्या करना है आपको, कोई दो चैप्टर जो आपको हार्ड लगता है, जो आपको लगता है कि ये अभी इस टाइम में पॉसिबल नहीं है, उसको आप छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है उसको करने का, रहने दो। ऐसा थोड़ी ना कि उसी दो चैप्टर से सब कुछ आ जाएगा। लेकिन जो ये चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, अब मैं आपको बताता हूँ प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बनता क्या क्या है जो एग्जाम में आ सकता है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर से बन सकता है केसलेट। तो छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल इग्नोर ही कर दो, ये दोनों चैप्टर को इग्नोर नहीं करना है आपको। प्रोबेबिलिटी चैप्टर का आपको बेसिक पढ़ लेना है। प्रोबेबिलिटी चैप्टर में आपको बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाना है, आपको बस बेसिक पढ़ लेना, जो मैंने वीडियोस प्रोवाइड किए बेसिक वाले उसको आप पढ़ लोगे तो केसलेट आपका आराम से हो जाएगा सॉल्व, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। केसलेट आप ई बुक्स में देख लेना, प्रोबेबिलिटी चैप्टर के जो केसलेट होते हैं वो क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, उसकी प्रैक्टिस करके चलेना, केसलेट आराम से हो जाएगा। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन नहीं आएगा, केसलेट लेसलेट कुछ नहीं आएगा, वो सब क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 में आ गया तो आ गया, वरना उससे नहीं आने वाला है। मेंसुरेशन की बात करूं, मेंसुरेशन चैप्टर, तो मेंसुरेशन चैप्टर में क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाला ही आप कर पाओगे। उसके अलावा अगर वो डीआई के फॉर्म में आ गया, अभी तक तो नहीं आया है, लेकिन अगर आ गया तो नहीं हो पाएगा, मुझे जहां तक लगता है वो काफी डिफिकल्ट होगा। तो वहां ज्यादा दिमाग लगाओगे तो उससे बेटर है कि दूसरे चैप्टर पे फोकस करो। क्वांटिटी 2 में अगर आ गया ना तो वो बहुत ईजी होता है, बहुत सिंपल होता है, बस आपको थोड़ा सा कंसेप्ट वो क्लिक करना चाहिए एग्जाम के टाइम में कि वो पूछना क्या चाह रहा है। फॉर्मूला वार्मूला वहां नहीं लगता है, वहाँ कंसेप्ट लगता है। एंगल एंगल वो एंगल मिला के 90 डिग्री हो रहा है, 180 हो रहा है, वो कितना होगा। आइसोलेस ट्रायंगल होती है, स्केलेंटर एंगल होती है, उनकी अपनी प्रॉपर्टी होती है। सर्कल के अंदर में सर्कमफेरेंस है, उसका अपना प्रॉपर्टी होता है। रेक्टेंगल की अलग प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की अलग प्रॉपर्टी होती है। मतलब कुल मिला के जितने भी डायमेंशनल फिगर होते हैं ना, 2D 3D, ये सारे डायमेंशनल फिगर के आपको कंसेप्ट क्लियर कर लेना है बस। तो जो वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किया मेंसुरेशन का, मोर देन एनफ है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है ना तो क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आप करके आ जाओगे, इजीली तरीके से करके आ जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद बात करते हैं उन चैप्टर्स की जो चैप्टर बिल्कुल आपको डीपली अंडरस्टैंड करके जाना चाहिए एग्जाम देने से पहले। पहला है परसेंटेज। देखो, इससे दिमाग में ये लेके मत चलना कि जो प्रीलिम्स एग्जाम में डीआई आता है उस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, वो तो बिल्कुल दिखना ही नहीं है आपको। परसेंटेज का अर्थमेटिक वाला पोर्शन वाला आएगा, मतलब काफी डीप नॉलेज चाहिए उस चीज के लिए। तो उसके लिए आपको यही करना पड़ेगा, परसेंटेज के जो मैंने सारे वीडियोस दिए हैं आपको, जितने भी प्रोवाइड किए हैं परसेंटेज चैप्टर के अंदर वीडियोस, वो सारे वीडियोस तो करने ही करने हैं आपको। प्लस आपको सर्वेश कुमार वर्मा लेवल 1 और लेवल 2 ये दोनों करना पड़ेगा, इसके बिना नहीं काम चलेगा। अगर आप मॉक टेस्ट में ज्यादा नहीं भी करते हो ना, अगर आप सिर्फ एक मॉक टेस्ट खरीद लेते हो, सिर्फ वही प्रैक्टिस करते हो ना, लेकिन अगर आप ये दोनों कर लेते हो ना, सर्वेश कुमार वर्मा का लेवल 1 और लेवल 2 परसेंटेज चैप्टर का, तो समझ लो परसेंटेज में कोई भी डीआई आ जाएगा ना, आप आराम से चुटकी बजा के कर लोगे, मतलब कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा परसेंटेज चैप्टर में, क्योंकि काफी इजी चैप्टर है कंपेयर टू बहुत सारे ऐसे चैप्टर जैसे टाइम एंड वर्क है, उसमें बहुत ज्यादा डीप नॉलेज चाहिए। लेकिन परसेंटेज में उतना ज्यादा नहीं चाहिए, ऊपर ऊपर का भी है तो चलेगा, लेकिन ये जरूर होना चाहिए आपके पास, सर्वेश कुमार लेवल 1 और लेवल 2, ये दोनों आपके पास होना चाहिए दिमाग में। और इसी तरीके से प्रॉफिट लॉस, इसी तरीके से एसआई सीआई, ये सारे जो चैप्टर होते हैं ना इजी इजी वाले, एवरेज हो गया, ये सारे हो गए, इन सब में आपका सर्वेश कुमार वर्मा लेवल 1 और लेवल 2। देखिए टाइम बहुत कम है, तो
कंसेप्ट भी आपको क्लियर करना है इतने दिनों में, और आपको ये भी करना है। और सबसे अच्छी चीज आपको बता रहा हूँ, अगर आप ये चीज कर लेते हो ना, देखो करने में कोई नुकसान नहीं है। क्लर्क का जो पेपर होगा, मेंस का एग्जाम, जब आप क्लर्क का मेंस एग्जाम देने जाओगे, तो यहाँ का जो प्रिपरेशन आप जितना भी करके जाओगे, प्लस एडिशनल जो दिन आपको क्लर्क के लिए मिलेंगे, उन दोनों में अगर आप पूरा टारगेट कंप्लीट कर लेते हो और क्लर्क का एग्जाम देने जाते हो, क्लर्क का पेपर जरूर निकल जाएगा आपका। अगर मान लो पीओ का 1% चांस हुआ नहीं भी निकला, तो क्लर्क का तो 100% निकलेगा आपका पेपर। और आरआरबी पीओ प्री के बारे में ज्यादा टेंशन आप मत लीजिए, आपकी स्पीड उतनी है कि आप पेपर निकाल सकते हो। तो बस आपको डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा वो इजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, डेली बेसिस पे बस वो मॉक टेस्ट भी अगर आप देते रहोगे ना प्रीलिम्स लेवल का आरआरबी का डेली बेसिस पे, तो मोर देन एनफ है आपको। प्रीलिम्स के लिए आपको ज्यादा कुछ तैयारी करने की जरूरत नहीं है, आप बस मेंस के लिए फोकस करो, मेंस एग्जाम के लिए। और प्रीलिम्स एग्जाम का एक मॉक टेस्ट डेली बेसिस पे दे दिया करो। कितना घंटा टाइम लगेगा? 1 घंटा लगेगा। एनालिसिस करते करते 1.5 घंटा लग जाएगा। आपको तो उतना टाइम भी नहीं लगेगा, आपका ऑलरेडी लेवल अच्छा है, आपको तो ज्यादा अटेम्प्ट भी गलत नहीं होते होंगे, तभी आपका मार्क्स ज्यादा अच्छा आता है। तो मान के चलिए 1.5 घंटा आपको देना है प्रीलिम्स के लिए, और बाकी टाइम आपको देना है मेंस के लिए, तो बहुत ज्यादा झंझट ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर उस आरआरबी पीओ पे फोकस नहीं करोगे तो आपका वो खराब हो जाएगा इसकी वजह से, नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये हो गया अर्थमेटिक के लिए। डीआई के लिए जब आप पहले अर्थमेटिक के सारे चैप्टर कंप्लीट कर लोगे ना 5 दिनों के अंदर, उसके बाद आपको ये चैप्टर्स पे जाना है, सारे चैप्टर जिन पे डीआई बेस्ड आते हैं। वो जब आप अर्थमेटिक का प्लेलिस्ट देखोगे ना, उसमें सारे डीआई भी दिए हुए हैं। तो जब आप सारे वीडियोस देख लोगे तो आपको खुद ही कंसेप्ट पता चल जाएगा कि डीआई आएगा तो किस टाइप का आएगा इस चैप्टर से रिलेटेड। सर्वेश कुमार वर्मा लेवल 1 किसी एक चैप्टर का, अगर मैं परसेंटेज की बात करूं लेवल 1 कंप्लीट करने के ड्यूरेशन की, तो मुश्किल से 2 घंटे लगने चाहिए आपको। आपका लेवल इतना तो अब हो चुका है कि आपको 2 घंटे में आपको लेवल 1 कंप्लीट कर लोगे किसी एक चैप्टर का। हो सकता है किसी चैप्टर में आपको 2.5 घंटा भी लग जाए। लेवल 2 बनाने में टाइम लगेगा। लेवल 2 काफी शानदार क्वालिटी का होता है, क्योंकि उसी टाइप का एग्जाम में आता है कंसेप्ट। वो जो कंसेप्ट चाहता है ना, मतलब एसबीआई पीओ का पेपर, वो लेवल 2 ही चाहता है। लेवल 1 भी कभी कभी आ जाता है, अगर इजी आ गया, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 आ गया, तो वहां लेवल 1 वाला नॉलेज काम आ जाएगा। मेनली लेवल 1 होता है प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, लेकिन लेवल 2 का जो नॉलेज है वो आपको पूरा काम देगा वहां पे। तो ये सब चीजों में मत जाइए कि मॉक टेस्ट ही लगाने से खाली आपका निकल सकता है लेटेस्ट पैटर्न, कुछ ऐसा कुछ नहीं होता है। पैटर्न कुछ भी आ जाए, कंसेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप पैटर्न क्या कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो कंसेप्ट के लिए जरूरी है बुक करना आपको। बस मॉक टेस्ट के लिए आप ये रखिएगा कि 2 दिन में एक मॉक टेस्ट दीजिएगा। जैसे ऑली बोर्ड का आज आपने एक मॉक टेस्ट दिया, तो आज सिर्फ आप एग्जाम दो, मॉक टेस्ट सिर्फ एग्जाम दिए छोड़ दो। नेक्स्ट डे आप उसकी पूरी एनालिसिस करो, या हो सकता है एक पोर्शन का आज एनालिसिस कर लो, रीजनिंग का क्वांट का अगले दिन कर लेना। क्या, क्योंकि एनालिसिस करने में बहुत टाइम जाएगा। 3 घंटे तो सिर्फ पेपर ही आपका होगा, 3 घंटे में तो आप सिर्फ वो मॉक टेस्ट ही दोगे। अगर आप जीके को स्किप भी कर देते हो तो 2.5 घंटा, 2.5 घंटे में तो खाली आपका यही होगा। स्पीड के ऊपर ध्यान मत देना, स्पीड का कोई टेंशन नहीं है। मेंस एग्जाम में स्पीड का कोई लेना देना नहीं है। मेंस एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ आपके कंसेप्ट चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। प्रीलिम्स होता है स्पीड वाला, यहाँ तो कुछ स्पीड का टेंशन ही नहीं है। आराम आराम से करोगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट डे बैठ करके आप पूरा वो एनालिसिस कर लेना। कभी भी कोई भी मॉक टेस्ट जो आप दोगे, उसकी पूरी एनालिसिस किए बिना आप स्किप मत करना। नेक्स्ट मतलब दूसरा मॉक टेस्ट मत देना। ये नहीं है कि सारे क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे जितने मॉक टेस्ट में दिए हुए हैं। जितने डुएबल है, जो आप करोगे सच में एग्जाम में जाने के बाद, वही चैप्टर के आपको एनालिसिस करना है। ठीक है, तो यही चीज है। बस क्वांट में तो बस आपको इतना ही करना पड़ेगा। इतना करने से आपका आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए क्वांट के लिए। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखिए रीजनिंग में क्या चाहिए। रीजनिंग में मेन है पजल। पूरा डिपेंड करता है पजल के ऊपर। और 2-3 चैप्टर ऐसे हैं जिनके और ऊपर और डिपेंड करता है। जैसे आपका होता है इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट हो गया आपका, इनपुट आउटपुट। ठीक है, कोडिंग डिकोडिंग। अब पता है, जितने भी चीजें आप पढ़ के जा रहे हो अभी, जो भी आप न्यू पैटर्न के करके जाओगे, जो भी हाई लेवल के करके जाओगे, ये दोनों चैप्टर, कोई जरूरी नहीं है कि वही चीज आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। एग्जाम में बिल्कुल न्यू पैटर्न दिख सकता है आपको इन दोनों चैप्टर का। बाकी चैप्टर के भी दिखेंगे, लेकिन इन दोनों चैप्टर के ज्यादातर केसेस में आपको न्यू पैटर्न दिखेंगे। अब याद करो, पहले इनपुट आउटपुट का एकदम नॉर्मल ऐसे ऐसे आता था, ये ऐसे हो गया तो ये से बन गया, फिर उससे पैटर्न निकल जाता था। फिर एक टाइम आया इनपुट आउटपुट का थोड़े अलग अलग टाइप से आने लगे। फिर एक टाइम आया बॉक्स वाला आने लगा, ऐसे ऐसे करके। फिर
एक ऐसे करके आने लगा, ऐसे करके कुछ आता था, ऐसे वाला। तो ऐसे से धीरे धीरे इनपुट आउटपुट का जो मतलब तरीके हैं ना वो चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। आपको इनपुट आउटपुट में बस यही ध्यान रखना है, आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है एग्जाम में, जब आप इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन पढ़ोगे, आपको ऊपर से नीचे तक इंस्ट्रक्शन दिया होता है, ये क्वेश्चन को करना कैसे, अप्रोच कैसे करना है। बस आपको वो चीज ध्यान देना है और आपको बैठ करके उसका सोल्यूशन निकालना है। कोडिंग डिकोडिंग में तो और इजी होता है, बल्कि कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ना, जो मेंस एग्जाम में आते हैं, वो प्रीलिम्स एग्जाम से भी इजी होते हैं और कम टाइम में बनने लायक होते हैं। मतलब प्रीलिम्स एग्जाम से तो जल्दी नहीं बनेगा, बट कंपेयर टू मेंस एग्जाम का जो लेवल होता है उस हिसाब से वो बहुत इजी होते हैं। उसमें तो पूरा पूरा बता देता है कि ये पहला वाला बॉक्स है और ये दूसरा वाला इसका रिजल्टेंट बॉक्स है। पहले वाला बॉक्स कन्वर्ट हुआ क्या, कौन फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, सेकंड में क्या हुआ, थर्ड में क्या हुआ, फोर्थ में क्या हुआ। और मेन लास्ट वाला स्टेप में थोड़ा सा वो कंफ्यूज कर देता है आपको। बस आपको ये वाला स्टेप समझना होता है, लास्ट वाले स्टेप में क्या बोल रहा है। उसके बाद जो होता है आपका जो नेक्स्ट जो आपको दिया जाता है करने के लिए, जो मेन आपको सॉल्व करना है और आंसर टिक लगाना है, जो 5 क्वेश्चन होंगे, 5 या 10 जो भी होंगे, उसमें आपको यही चीज को फॉलो करके बस अप्लाई करते जाना है। कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है यहाँ पे, सिर्फ इसको समझना होता है। इंस्ट्रक्शन को अगर आप समझ गए कोडिंग डिकोडिंग के मेंस वाले क्वेश्चन के, तो आपका आराम से हो जाएगा कोडिंग डिकोडिंग का। अब बात करते हैं दूसरे चैप्टर्स की, जो जो और आते हैं इन सारे मतलब एग्जाम में, मतलब मेंस के एग्जाम में। डायरेक्शन का आ जाएगा आपको, न्यू पैटर्न का क्वेश्चन, बिल्कुल न्यू पैटर्न का आ जाएगा, जो आपने आज तक पढ़ा भी नहीं होगा। बस आपको पता है क्या करना है डायरेक्शन चैप्टर में, क्या दिमाग बस आपने रखना है। आपको बस ये कंसेप्ट याद रखना है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और ये साउथ होता है। और जो मैंने शैडो वाला आपको बता दिया था, शैडो वाला का कंसेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था कि जिस डायरेक्शन में भी आप होगे, आप अगर इधर देख रहे होगे और अगर सन आपके सामने होगा तो आपका अपोजिट बनेगा इमेज, और हमेशा अपोजिट ही बनता है। जब आप राइट रहोगे तो लेफ्ट बनेगा, लेफ्ट रहोगे तो राइट बनेगा, फ्रंट रहोगे तो बैक बनेगा, बैक रहोगे तो फ्रंट बनेगा। बस ये चीज दिमाग में रखना है। और डायरेक्शन क्वेश्चन अगर कोई भी न्यू पैटर्न के आ जाते हैं तो आपको पूरा इंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखना है, आपको एक पूरा सॉल्व करके दिखा देगा कि ऐसे ऐसे ये वाले में किए हैं तो ये आउटपुट आया है। बस आपको उसी पैटर्न पे करते हुए चले जाना है। तो डायरेक्शन तो सब मतलब कोडिंग डिकोडिंग और डायरेक्शन ये दोनों सबसे इजी होते हैं अगर मेंस एग्जाम की बात करूं तो। इनपुट आउटपुट में भी नॉट एक्सेप्टेबल, में भी हो सकता है आप ना कर पाओ, बहुत ज्यादा हार्ड आ गया तो नहीं हो पाएगा इनपुट आउटपुट। बट कोडिंग डिकोडिंग डायरेक्शन से आराम से हो जाएगा, सिलोजिज्म नहीं आएगा, ना के बराबर मान के चलो आप। एक्सेप्शन केस है, इस बार मान लो दे दिया कुछ न्यू पैटर्न डाल करके तो अलग बात है, वरना सिलोजिज्म के ज्यादा चांसेस नहीं है। और मिसलेनियस में बात करो तो ब्लड रिलेशन के पजल आ सकते हैं, ब्लड रिलेशन के पजल बिल्कुल आएंगे, ब्लड रिलेशन के पजल। और कौन सा चैप्टर है, और तो कोई ऐसा चैप्टर नहीं है जो कि मेंस एग्जाम के लेवल के हो। तो बस यही सारे चैप्टर के आएंगे और मेन होगा आपका पजल। तो पजल में बस अगर आपने एक पजल भी बना दिया ना, सिर्फ एक पजल आपने सॉल्व कर दिया अगर मेंस एग्जाम में, और मिसलेनियस के वो 2 क्वेश्चन डायरेक्शन के और कोडिंग डिकोडिंग के, इन दोनों को अगर आपने कर दिया, आपका रीजनिंग सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर आएगा। इवन अगर डायरेक्शन का नहीं हुआ, सिर्फ कोडिंग डिकोडिंग हुआ और पजल हुआ, तो ये दोनों भी कर दिया तो बहुत अच्छा स्कोर आएगा, क्योंकि सबके लिए हार्ड होगा ना, अगर पेपर हार्ड होगा तो। ये प्रीलिम्स एग्जाम नहीं है, ये मेंस का एग्जाम है, ये ध्यान रखिएगा। इंग्लिश की बात करते हैं अब। इंग्लिश में क्या करना है आपको, देखिए इंग्लिश मैंने बोला ना, इंग्लिश और जीके ये दोनों ऐसा सेक्शन है जो आपको मतलब जिता भी सकता है, जो आपको लूज भी करा सकता है एग्जाम में। इंग्लिश के लिए आप आरसी को फोकस करो, पूरा टाइम दो आप आरसी को कंप्लीट करने को। आरसी अगर आप कर लिया ना अच्छे से, आरसी में टोन वाले जो क्वेश्चन होते हैं, आज से आप टोन पढ़ना चालू कर दो, टोन पढ़ना चालू कर दो। गूगल पे आप सर्च मारोगे आपको पूरा टोन का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा, टोन कैसे पहचानते हैं, किस किस तरीके के टोन होते हैं, बस आप लिखना टोन इन आरसी, पूरा पीडीएफ आ जाएगा आपके पास। अच्छे से समझो टोन को, हर टाइप के टोन को पढ़ लो, और जब आप मेंस लेवल के आरसी करो, मेंस लेवल जो कि मॉक टेस्ट में आपको मिलेंगे, उनमें टोन वाले क्वेश्चन को करने की ज्यादा अटेम्प्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि टोन वाला क्वेश्चन कम से कम 4 होगा। एक आरसी होगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से टोन के ही 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। दूसरा आरसी होगा उसमें भी 4 या 3 होगा। मान के चलो ऑन एवरेज 8 क्वेश्चन आपको तो यही मिल जाएंगे 20 क्वेश्चन में। वेटेज ज्यादा होता है आपको पता है, जो मार्क्स का वेटेज होता है वो ज्यादा होता है मेंस में, एक क्वेश्चन के ज्यादा मार्क्स भी होता है। क्वांट और रीजनिंग में 2-2 मार्क्स के भी क्वेश्चन होता है। वही मैं बोल रहा हूँ कि 8 नंबर का आपका सिर्फ टोन हो जाएगा। उसके बाद ऑथर क्या मतलब ऑथर क्या कहते हैं, मतलब पूरे सॉरी ऑथर बोल रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए।
हाँ, टाइटल ऑफ द पैसेज, एक ये क्वेश्चन आता है ना, टाइटल ऑफ द पैसेज, ये थोड़ा डिफिकल्ट होगा निकालना कंपेयर टू प्रीलिम्स एग्जाम। इसके लिए आपको पूरी आरसी की पूरी गहरी समझ होनी चाहिए आपको। बस उसका मैंने तरीका आपको बता दिया, मैंने इसलिए 2 वीडियो आज मॉर्निंग में दिया था, पहला वीडियो और सेकंड वीडियो। अब इस वीडियो को जाकर के देख लीजिए इंग्लिश के उसमें सेक्शन में जाकर के आपको पूरा जानकारी मिल जाएगा कि कैसे आरसी को हम पढ़ते हैं। और मेंस एग्जाम में वही टेक्निक काम आएगा आपको, दूसरा कोई टेक्निक काम ही नहीं आना है। क्योंकि प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसा भी होता है कि बहुत इजी आरसी होता है, तो बस एक बार आप पढ़ भी लोगे तो चल जाता है वो। लेकिन मेंस एग्जाम में आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, आपको पैराग्राफ वाइज समरी, मतलब जो मेन समरी है उस पूरे पैराग्राफ का उसको नोट डाउन करना है, फिर सेकंड पैराग्राफ का भी नोट डाउन करना है, ऐसे थर्ड और फोर्थ का। और अगर पूरा एक सिंगल पैसेज दिया हुआ है, एक सिंगल पैराग्राफ अगर दिया हुआ है, तो उसमें भी सेक्शन बना बना के आपको करना पड़ेगा। तो आरसी में वोकैबुलरी, हाँ वोकैबुलरी वाली आएगी, मान लो 2 क्वेश्चन आ गए वोकैबुलरी के, दूसरे वाले में भी 2 आ गए, अपोजिट या सिनोनिम या एंटोनिम, वो बहुत आसान होता है। आपको बस वो जो सेंटेंस दिया होता है ना जहाँ पे बोल्ड रहता है, उस सेंटेंस को आप उससे पुराने वाले सेंटेंस को और उसके नेक्स्ट वाले सेंटेंस को, बस इन 3 सेंटेंस के ऊपर आप फोकस कर देना, आपको मीनिंग मिल जाएगा उसका। यही सबसे सिंपल मेथड होता है। और मीनिंग जो भी आपको सेंस बनेगा ना ये तीनों को पढ़ने के बाद उस वर्ड का, बस फिर जो ऑप्शन दिए रहेंगे उसमें से आपको एलिमिनेट करना होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। 2 में अगर आप कंफ्यूज हो तो एक एक को आप टिक लगा सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, वो कैलकुलेटिव रिस्क होगा, वो एकदम से वो नहीं होगा कि आप एकदम गलत ही करके चले आओगे। 50% इसके चांसेस बनेंगे, 50 इसके बनेंगे, हो सकता है आप सही करके आ जाओ, तो उसके लिए ज्यादा टेंशन मत लेना, वो करके आप आ जाना। देखो 100% एक्यूरेसी तो नहीं मिलेगा इंग्लिश में, इसलिए बोल रहा हूँ 50% भी बनना है तो बना देना वोकैबुलरी वाला। तो इंग्लिश का भी यही सीन है बस। अब आप इंग्लिश के लिए करो क्या वो मैं बता रहा हूँ। इंग्लिश के लिए आप मेंस लेवल के आरसी करना चालू कर दो, ठीक है, और एडिटोरियल पढ़ना चालू कर दो अच्छे तरीके से, क्योंकि पिछले डेढ़ महीने में जितने भी एडिटोरियल अभी तक आए होंगे, चलो डेढ़ महीने का छोड़ो, लास्ट 1 मंथ के जो एडिटोरियल आए होंगे, अगर आप उन सारे एडिटोरियल के भी कलेक्शन निकाल लेते हो कहीं से, और पूरा सारे एडिटोरियल के अच्छे अच्छे जो इकोनॉमिकल आर्टिकल है उन सबको अगर आप पढ़ लेते हो, वोकैबुलरी बहुत अच्छी हो जाएगी, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और मैं बीच बीच में तो देता ही रहता हूँ ये आर्टिकल वो आर्टिकल, ये आर्टिकल हार्वर्ड का भी दे दूंगा और इकोनॉमिक्स का भी दे दूंगा, और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे न्यूज़पेपर होते हैं, अच्छे अच्छे मतलब वेबसाइट होते हैं, उनके मैं भी बीच बीच में आपको देता रहूंगा। क्योंकि देखिए कोर्स आरआरबी पीओ का है, तो बहुत ज्यादा मैं मेंस एग्जाम का कंटेंट नहीं डाल सकता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों को प्रॉब्लम होगा कि इतना सारा ये सब कंटेंट क्या। क्योंकि होता है ना कि मान लीजिए अब वो लोग तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, मैं एकदम से मेंस एग्जाम के लिए कंटेंट डालना चालू कर दूंगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, उन लोगों को तो समझ में नहीं आएगा ये क्या हो रहा है, इतना हार्ड लेवल कैसे चालू हो गया, हमको तो यही नहीं बन पा रहा है, वो कैसे करेंगे। इसी वजह से थमा हुआ हूँ, इस चीज को आप समझिएगा। आपके पास है, मैंने आपको बता दिया ये सारी वेबसाइट्स, यहाँ पे जाइएगा, हार्वर्ड की भी वेबसाइट है, AEON है, AEON, जिसकी मैंने लिंक कई सारी दी हुई है, वहां पे जाइए आर्टिकल पढ़िए। वर्ड पंडित मैंने बता ही दिया था, वहां पे बहुत सारे आरसी पढ़े हुए हैं, हाई लेवल के भी आरसी पढ़े हुए हैं, मॉडरेट लेवल के भी पढ़े हुए हैं, आप हाई लेवल के करिएगा सारे, और इकोनॉमिकल आर्टिकल भी पढ़े हुए हैं, सब कुछ कर दीजिए, पूरा खत्म कर दीजिए, आरसी को पूरा कमांड कर लीजिए। इंग्लिश में अगर आपको इतने दिनों में कुछ मेहनत करना आएगा तो सिर्फ और सिर्फ आरसी पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आरसी पढ़ने के चक्कर में आप रीडिंग करोगे तो आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी हो जाएगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी हो जाएगी। ये दोनों चीज अच्छी होगी तो ऑल, तो जो भी दूसरे सेक्शन होते हैं मिसलेनियस वाले, जैसे क्लोज टेस्ट होता है, या फिर सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाला होता है, पैराजम्बल वाला, या फिर सेंटेंस मैचिंग वाला होता है, ये सब तो आप सेंस कर ही लोगे पढ़ते पढ़ते, तो उसमें कुछ ज्यादा वो बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना बाकी सेक्शन के ऊपर। सबसे मेन सेक्शन जो आपको जीत दिलाएगा इस एग्जाम में वो है जीके। 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ, वो, हाँ, वो है जीके। जीके को आप कितने अच्छे तरीके से पढ़ते हो, मैंने जीके का एक वीडियो बना के दे दिया है आप लोगों को, हाउ टू रीड सीए फ्रॉम पेड मटेरियल्स, आप उस वीडियो को अच्छे से देख लो, आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। कुछ ज्यादा नहीं करना है आपको, बस वही चीज फॉलो करना है, उसमें कोई कुछ और नया नहीं बता पाऊंगा, वही चीज बताऊंगा दोबारा जो चीज ऑलरेडी मैंने उस वीडियो में बताया है, क्योंकि वही एक स्ट्रेटजी है। आपको क्या करना है, जनवरी फरवरी, अगर आपको कम पढ़ना है जीके और अच्छा चीज पढ़ना है तो उसका मैं ट्रिक बता रहा हूँ, जनवरी फरवरी का सिर्फ आप इकोनॉमिक और बैंकिंग वाला पार्ट पढ़ लेना उस पीडीएफ से जो मैंने आपको प्रोवाइड किया,
और बाकी मंथ के सारी चीज आपको कवर करना पड़ेगा। हाँ, कुछ चीजें ऐसी हैं जो आप स्किप कर सकते हो, जो आपको लगता है कि वो चीज आपसे नहीं हो पा रहा है, आप छोड़ दो उस चीज को। जो चीज आपसे हो सकता है आप उसी चीज को अच्छे से फोकस करो, एटलीस्ट जितना करके जाओ उतना तो सही करके आओ एग्जाम में। सब कुछ सब चीज पढ़ने के चक्कर में सब मत खराब कर देना, क्योंकि आपको भी पता है कि जीके की जो प्रिपरेशन होती है वो 15 दिनों में नहीं होती है ना 10 दिनों में होती है। वो प्रिपरेशन होती है कम से कम 3 महीने में। 3 महीने लगातार आप पढ़ोगे तब आपका जीके मेंस एग्जाम में 35 प्लस आएगा। अगर आपने 2 महीना पढ़ा है और अच्छे से पढ़ा है, फिर भी आपके जो चांसेस बनते हैं वो 25 प्लस के ही बनते हैं, क्योंकि वो होता है यार, वो टाइम के साथ चीजें ज्यादा दिमाग में घुस जाती हैं, सिंपल सी बात है, लास्ट मोमेंट में नहीं होता। और अगर 1 महीना से पढ़ के जाओगे ना, तो 20 से ज्यादा उम्मीद भी मत करना, 20 से 25 तक आ गया तो बहुत है। और 15 दिन में नहीं पता, इसके बारे में मुझे भी नहीं पता। जीनियस आइंस्टाइन होगा तो भाई 45 भी कर दोगे, वो मुझे नहीं पता, लेकिन 15 दिन में नहीं होता जीके। जीके के लिए अगर एक अच्छा चीज बताऊं जो मतलब हमेशा वर्क करता है, हमेशा हमेशा वर्क करता है, मतलब ऐसे लोग जो लोग सिर्फ क्वांट और रीजनिंग को ही टाइम दिए इतने दिनों में और किसी तरह प्रीलिम्स एग्जाम उनका क्लियर हो गया उस वजह से, तो उनके पास बस एक ही चीज होता है, यही रीजन होता है। बहुत लोगों का प्रीलिम्स क्लियर हो जाता है, बहुत लोगों का नहीं क्लियर होता है। बहुत लोग होते हैं जो एकदम गोल ओरिएंटेड होते हैं, वो क्या करते हैं सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स को अच्छे से कर लेते हैं, तो उस चक्कर में क्या होता है प्रीलिम्स उनका निकल जाता है, क्योंकि उनकी एक्यूरेसी बढ़ी रहती है, क्योंकि ये दोनों ऐसे सब्जेक्ट है जिनमें एक्यूरेसी 100% आती है। तो इसमें वो हाई स्कोर कर लेते हैं, इंग्लिश में थोड़ा बहुत भी इधर उधर हुआ तो भी अच्छे स्कोर आ ही जाता है, तो आराम से उनका प्रीलिम्स निकल जाता है। अब आता है मेंस की बात, तो मेंस एग्जाम के लिए चाहिए जीके, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट है यार सब तो एक से एक धुरंधर है। जब उन लोगों के रीजनिंग में नहीं आ पा रहे हैं अच्छे मार्क्स, तो आपके कहाँ से आ जाएंगे? आप भी उतना ही स्कोर करोगे, ऑलमोस्ट, थोड़े बहुत ज्यादा होगा, आपका 3 मार्क्स ज्यादा होगा, किसी का 4 मार्क्स ज्यादा आपसे होगा, किसी का 5 मार्क्स ज्यादा होगा। लेकिन कभी भी ये मत सोच के चलेगा आप रीजनिंग और डीआई के भरोसे में पूरा कर लोगे कंप्लीट, पूरा मेंस का एग्जाम फोड़ दोगे, नहीं होता ऐसा। बहुत हार्ड आता है मतलब मेंस का एग्जाम, खासकर एसबीआई पीओ का तो काफी ज्यादा कंपेयर टू दूसरे एग्जाम। तो जीके एक ऐसा पोर्शन है जो आपको बचा सकता है और डुबा भी सकता है। डुबाएगा तब जब आपने आज तक नहीं पढ़ा और आप शुरू करोगे, तो उसमें डुबाएगा, लेकिन उसको आप थोड़ा सा सही कर सकते हो, थोड़ा सा सही करने का, थोड़ा कहते हैं ना, थोड़ा सा रिपेयर कर सकते हो, थोड़े चांसेस बढ़ा सकते हो, मतलब इंटरव्यू के लिए। वो ये तरीका है कि बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग एंड इकोनॉमी इससे रिलेटेड जितना भी चीज मैंने मटेरियल प्रोवाइड किया है ना, चाहे बैंक आईक्यू का डाइजेस्ट हो, चाहे अफेयर्स क्लाउड का वो पीडीएफ हो, इससे रिलेटेड जो कुछ भी है जनवरी से लेकर के अभी तक का, जून तक का, सब कुछ चाट जाओ पूरा कंप्लीट, इसमें कुछ आप नहीं छोड़ सकते हो, पूरा पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा ये। और जो सेक्शन वाइज पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड किया है, जैसे सबमिट का अलग किया है, उसके बाद स्कीम का अलग किया है, उन सबको एक एक लाइन लाइन आपको पढ़ के जाना पड़ेगा, उसमें आप कुछ भी स्किप नहीं कर सकते हो, उसमें कुछ स्किप करने लायक है ही नहीं, जो कैसे स्किप करोगे आप। तो ये दो चीज अगर आप कर लेते हो, और साथ में करंट अफेयर्स अगर आप लास्ट 3 मंथ के भी थोड़े थोड़े भी पढ़ लेते हो ना, तो जो मुझे लगता है आपका इतना बनना चाहिए। लेकिन कभी भी ये एक्सपेक्ट मत करना कि आपका इतना बन जाएगा, नहीं बन पाएगा। 20 प्लस तो आराम से बन जाएगा, सिर्फ बैंकिंग इकोनॉमी पूरा पढ़ लोगे, जो मैंने सेक्शन वाइज वाले पीडीएफ दिए हैं वो पूरा पढ़ लोगे, पूरा पूरा एक एक चीज बिना स्किप किए हुए पढ़ लोगे, और लास्ट 2 या 3 महीने के, 2 महीने के पढ़ोगे तो 20 से 25, और अगर 3 महीने के पढ़ लेते हो तो 25 to 30 हो जाएगा स्कोर आराम से। 35 प्लस तो नहीं यार, 35 प्लस के लिए चाहिए 3 से 3.5 महीने की मेहनत, और वो सब कुछ जब कवर रहता है, जब आप डेली बेसिस पे पढ़ते हो ना, डेली बेसिस पे रिवाइज मारते हो, या वीकली बेसिस पे अगर आप पढ़ते हो तो भी चलता है, तो लगातार 6 महीनों का आपके पास दिमाग में जो चीज आया हुआ है, वो चीज जब आप रिवाइज करते हो आफ्टर क्लियरिंग योर प्रीलिम्स, ये 15 दिनों में जो आप रिवीजन करते हो, ये रिवीजन स्कोर कराता है वहां पे 35 प्लस, ना कि ये लास्ट मोमेंट में पढ़ने वाला चीज आपको 35 प्लस वहां कराएगा। तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये करना है कि मेरे को अगर 20 प्लस से लेकर 25 तक अगर आ जाता है तो काफी है, अगर मैं अभी से प्रिपेयर स्टार्ट कर रहा हूँ। हाँ, हो सकता है कि अगर एसबीआई ने लास्ट सिर्फ 2 महीने वाले ही करंट अफेयर्स अगर आपसे पूछ लिए,
तब तो आपकी किस्मत, वही कहता है ना कि कोई दिन आपका होता है, कोई दिन आपका नहीं होता है। तो अगर मान लो एसबीआई ने सिर्फ लास्ट 2 मंथ के पूछ लिए करंट अफेयर्स, तब तो मान लो आप, ऐसा भी हो सकता है आपका 35+ भी बन जाएगा, क्योंकि ये तो पूरा आपने कर ही लिया है। स्टैटिक वाला बैंकिंग इकोनॉमी भी पढ़ लिया, जो करंट अफेयर्स वाले बैंकिंग इकोनॉमी होता है वो भी आपने पढ़ लिया, प्लस आपने 2 महीने के भी पढ़ लिए जो कि एग्जाम में आए हैं, तो फिर तो 35+ बनना ही बनना है। स्टैटिक जीके तो बिल्कुल भूल जाओ, स्टैटिक जीके आप नहीं भी पढ़ के जाओगे ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो मुश्किल से 5 मार्क्स से 6 मार्क्स का आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। इसको भी स्किप कर सकते हो, बहुत ज्यादा है स्टैटिक जीके, नहीं कर पाओगे उतना सारा। करेंसी भी करने जाओगे तो बहुत ज्यादा करेंसी हो जाता है। जो चीज इजी इजी है ना, जैसे एयरपोर्ट है, कम एयरपोर्ट है, जो मतलब अड्डा वाली जो स्टैटिक जीके की बुक है ना, उसमें जो छोटे कम कम जो होते हैं, कम कम चीजें जो होती है, वो स्टैटिक जीके भी कर लोगे तो काफी है। लेकिन स्टैटिक मैं बोलूंगा अवॉइड करो, सिर्फ इतना कर लो ना यार, इतना ही तो नहीं कर पाओगे तो वो सबको कहाँ ध्यान दे पाओगे। तो बस यही है, क्वांट का बता दिया, रीजनिंग का बता दिया, इंग्लिश का बता दिया, और करंट अफेयर्स का बता दिया। तो मेंस एग्जाम के लिए आप सभी लोगों को ऑल द बेस्ट। और ये कभी भी सोच के मत चलना कि मेरे को एसबीआई पीओ मतलब मेरा निकालना ही निकालना है। बस आपको ये करके जाना है, मेरे को अपना 100% दे के आना है। अगर यहाँ काम चीज नहीं आएगा तो एसबीआई क्लर्क में काम आ जाएगा, और अगर एसबीआई क्लर्क में काम नहीं दिया तो आरआरबी पीओ में काम आ जाएगा। तो आपको फ्यूचर को देख करके चलना है, प्रेजेंट को देख के नहीं चलना है कि नहीं 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 यही वाले एग्जाम में मेरे को काम आना चाहिए, नहीं। अरे यार जितना कर पाओगे ना, बस इतना देखना कि जितना भी करो, मैंने तो आपको बता दिया इतना 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 करना है, जरूरी नहीं कि सब लोग इतना इतना कर ही लोगे। जितना भी करना इतने दिनों में, उसको पूरा परफेक्ट करके जाना, कम से कम वो चीज एग्जाम में आए तो वो चीज खराब ना हो। और फिर जो नेक्स्ट एग्जाम के लिए गैप मिलेगा, क्लर्क एग्जाम के लिए आपको गैप मिलेगा, मेंस एग्जाम के लिए, उन दिनों में फिर नेक्स्ट चीजें और जो बची होंगी उनको करना है। और फिर जब आप आरआरबी पीओ का मेंस देने जाओगे, उसमें तो आप पूरा कवर कर ही लोगे, तब तक काफी टाइम है, सब कुछ कवर हो जाएगा तब तक। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कुछ और बताना चाहिए था। तो आपको ऑल द बेस्ट आपके एसबीआई पीओ के एग्जाम के लिए। आप टाइम बिल्कुल भी वेस्ट मत करिए, एक एक मिनट एक एक सेकंड का महत्व दीजिए। और चलिए फिर मिलते हैं।